Hello, guys, welcome back and welcome to part 2 of Revise with Me Strength of Materials. ऑल्दो मैंने प्रॉमिस किया था आप सबको कि एक ही दिन में एक सब्जेक्ट पूरा अपलोड करूँगा, बट मेरी हालत भी थोड़ी सी डाउन चल रही है, इसलिए मैं एक दिन में पूरा अपलोड नहीं कर पाया कल सॉन्ग। स्टिल मेरी आज भी हालत तो कल जैसी है, बट क्योंकि हमें फोड़ना है इसरो अभी 6 दिन में, तो रेस्ट का तो कोई सवाल नहीं बनता। बट क्योंकि बोला नहीं जा रहा था कल तो बिल्कुल भी, आज जितना भी नहीं बोला जा रहा था, बट स्टिल आई ट्राइड, बट पूरा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। बट आज मैं आपको वादा करता हूँ आज के दिन सॉन्ग तो अपना पूरा होगा। मे बी इस वीडियो में पूरा ना हो, क्योंकि व्हाट आई हैव डन इज़ मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख के लाया हूँ, ताकि हमें लिखना ना पड़े और जिससे हमारा थोड़ा टाइम भी बचे। तो मे बी जो अभी की वीडियो है इसमें थोड़ा सा टॉपिक कवर हो जाएंगे, सारे नहीं कवर हो पाएंगे तो हम एक और डाल देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर आज ही डालेंगे। चाहे व्यूज़ आए ना आए, ठीक है। मतलब हाँ, थोड़ी सी तो डीमोटिवेशन होती है ना, कि यार मैं 2 घंटे की मेहनत कर रहा हूँ। लाइक कल जो वीडियो डाली थी वो थी अराउंड 52 मिनट्स की, है ना। तो 52 मिनट्स को सबसे पहले रिकॉर्ड करने में जो 52 मिनट्स तो लगे ही लगे, उसके बाद जो थोड़ी बहुत एडिटिंग उसके अंदर करनी है ना, फिर अपलोड करने के लिए जो थोड़ा सा और टाइम लगता है, फिर उसका टाइटल वाइटल सब जो भी सब करने में अराउंड 2 से ढाई घंटा लग जाता है एक घंटे की वीडियो के लिए, ठीक है। मतलब जितना टाइम का वीडियो है उससे अराउंड डबल टाइम तो उसको अपलोड अपलोड सब कुछ, मतलब इंक्लूडिंग ऑल द टाइम लग जाता है। क्योंकि अभी मैं सिर्फ वीडियो को क्या कर रहा हूँ, सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, कुछ और एक्स्ट्रा इतना नहीं ले रहा, इसलिए डबल टाइम लग रहा है। बट अगेन अगर बहुत ज़्यादा मैं एडिटिंग करूँ या बहुत कुछ इसको हाई लेवल का करूँ तो 3x 4x टाइम भी लगेगा। बट हाँ, डीमोटिवेशन है इसलिए कि व्यूज़ आ रहे हैं, 10 व्यूज़ आ रहे हैं, 15 व्यूज़ आ रहे हैं, जबकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हर एग्ज़ाम के लिए, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंजीनियरिंग सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये जो मटेरियल है बहुत अच्छा है, ठीक है। ये जो हम रिवाइज विद मी सीरीज़ कर रहे हैं, ये मटेरियल जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, इसके कारण ही मेरी थोड़ी जो 3-4 PSC उसमें जॉब लग चुकी हैं, जस्ट बिकॉज मैंने भी यही चीज़ें पढ़ी थी। और मेरे जो HPCL का एग्ज़ाम हुआ उसमें ऑल तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया, बट अराउंड अराउंड 140 बन रहा है, तो वो भी यही सब मैंने पढ़ के लाया। सो आई एम हेल्पिंग यू गाइस कि आप सबको भी ये सब चीज़ों से फ़ायदा हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, अभी हम लोग जो स्टार्टिंग में डिस्कशन करेंगे वो करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन की करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें जानना है कि स्ट्रेस स्ट्रेन में मतलब जो सिंपल चीज़ें, ऑल्दो मैंने आपको बोला था कि आप सब पढ़ के आना, बट आई डोंट थिंक कि आप लोग पढ़ के आए होंगे। बट इवन आई डोंट थिंक कौन इधर से सुन रहा है कौन नहीं सुनता है, तो इट्स ऑल राइट। एटलीस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। बाकी आई डोंट नो आप कितना लोग सुन रहे हो, बट अगर सुन रहे हो तो इट्स वेरी गुड फॉर यू गाइस। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं ये सब मैंने आपको बोला था पढ़ के आने के लिए। लाइक जो थीटा, एक एंगल पे स्ट्रेस निकालना, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स बाई साइन टू थीटा। सिमिलरली शेयर स्ट्रेस निकालना है कोई थीटा एंगल पे, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। और जो एंगल होता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होता है विद द प्लेन, मैक्सिमम स्ट्रेस वाला जो प्लेन होता है उससे, है ना। उसका जो एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन होता है थीटा पी, उसको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, टैन टू थीटा पी जो होता है वो होता है टू टॉ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ठीक है। ये होता है टैन टू थीटा पी, ठीक है। फॉर द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का जो प्लेन होता है वो होता है थीटा पी प्लस 45 थीटा पी प्लस 135, जिसमें टाउ मैक्स की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू। और सिग्मा वन टू जो होता है वो कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू प्लस टाउ एक्स बाई स्क्वायर। ये सब आपको पता होगा। और जब मोहर सर्कल आता है इसमें ये सेंटर होता है और ये प्लस माइनस रेडियस होता है ना। ये सब चीज़ें आपको मालूम होंगी क्योंकि मैंने बोला था कि आप रिवाइज करके आना। तो ये जब चीज़ें जो है जो रिवीजन के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जस्ट जो एक ओवरव्यू फार्मूला का हमारे पास हो अगर, ठीक है।
उसके बाद स्ट्रेस इनवेरिएंट होता है, ठीक है। स्ट्रेस इनवेरिएंट क्या होता है? स्ट्रेस इनवेरिएंट है कि एक क्रॉस सेक्शन से इनफाइनाइट प्लेन पास करता है, ठीक है। तो कोई भी दो दो प्लेन है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उनका नॉर्मल स्ट्रेस का समेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, ठीक है। और हमारे पास एक और चीज़ ये है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन है वो एक टेंसर क्वांटिटी होती है, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो होता ही है, डिपेंड करता ही है, पर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्लेन इन विच इट एक्ट्स, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद अगर अभी इंटरव्यू की हम प्रिपरेशन कर रहे होते तो उस पर मैं आपको ये भी चीज़ें बताता कि जो होता है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस, जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे ना तब उसमें ये भी चीज़ें आएंगी इंटरव्यू में कि हाँ, कि क्यों निकालते हैं हम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। उस पर हमें फिर क्या करना है, हमें शेयर फोर्स डायग्राम निकाल देना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल देना है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से हमें उसका बेंडिंग स्ट्रेस दिखाना है और डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस दिखाना है। तो ये सब चीज़ों से हमें बताना है कि क्यों बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये चलो दूसरी चीज़ है, जब इंटरव्यूज़ आएंगे हमारे पास, अभी तो इंटरव्यूज़ हैं नहीं, बट जब इंटरव्यूज़ आएंगे तब हम इसके डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद मोहर सर्कल की बात करें तो मोहर सर्कल होता क्या है? मोहर सर्कल ऑफ अ स्ट्रेस की बात कर रहे हैं अभी, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which is extremely useful in visualizing the relationship between normal and the shear stress, ठीक है। आपको बनाना आता है, मैंने अभी बताया C+-R से हम लोग बना सकते हैं। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग होती है, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग सेम स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस दोनों डायरेक्शन में है और शेयर स्ट्रेस ज़ीरो है, तो एक पॉइंट मोहर सर्कल मिलता है। प्योर शेयर है अगर मतलब, तो उस केस में ओरिजिन सेंट्रल ले लेके, और जैसे ये बनाया हुआ है हमने मोहर सर्कल, ये ऐसा मोहर सर्कल मिलता है इन केस ऑफ द प्योर शेयर। और इन केस हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के वो ज़ीरो शेयर होता है जिसमें, तो पॉइंट सर्कल में हो जाता है, ठीक है। बढ़िया। उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन की बात आती है। तो स्ट्रेन क्या होता है? सिग्मा 1/E माइनस म्यू सिग्मा 2/E मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन सिग्मा 2/E माइनस म्यू सिग्मा 1/E माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन। इससे अगर फिर हम इन स्ट्रेन से स्ट्रेस निकालना है वो कैसे आता है? E जो यंग्स मॉडुलस है अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर E1 स्ट्रेन इन मेजर डायरेक्शन प्लस म्यू स्ट्रेन इन माइनर व्हेन सिग्मा 1 इज द स्ट्रेस इन द मेजर डायरेक्शन। फिर सिग्मा 2 की बात करते हैं, वो होता है E/1 माइनस म्यू स्क्वायर E2 प्लस म्यू E1, ठीक है। ये होता है एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन में। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप लोगों को मे बी पता हो मे बी नॉट, तो जानते हैं कि ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर कहीं पे लिखा होगा प्लेन स्ट्रेस लिखा होगा, ठीक है। तो जो प्लेन स्ट्रेस लिखा होगा उसका मतलब है 2D स्ट्रेस है, 3D स्ट्रेन कंडीशन है, ठीक है। तो 2D स्ट्रेस कैसे? ये स्ट्रेस है तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स, और जो 3D वाला है वो ज़ीरो हो जाएगा। और 3D स्ट्रेन है, इसका मतलब क्या है? E(x)(x) E(y)(y) E(z)(z) 5x/2 5y(x)/2, और जो दूसरे कंपोनेंट्स है वो ज़ीरो रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है प्लेन स्ट्रेस की कंडीशन। प्लेन स्ट्रेन दिया, प्लेन स्ट्रेन में होता है अप्स उप्स 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 3D स्ट्रेन 2D स्ट्रेस, ये होता है प्लेन स्ट्रेन कंडीशन होती है, ठीक है। 3D स्ट्रेन 2D स्ट्रेस, ठीक है। तो ये ऐसा होगा E(x)(x) E(y)(y) 5x/2 5y(x)/2, ठीक है। और स्ट्रेस की बात है तो ये 3D स्ट्रेस आ गया, ठीक है। और ये यहाँ पे आ गया। तो कई बंदों को कन्फ्यूजन आती है कि प्लेन स्ट्रेस में ये भाई कहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भाई इसलिए आते हैं कि देखिए सिग्मा P3 हमारे पास तो क्या है? ज़ीरो है, सिग्मा P3 ज़ीरो है। सिग्मा P1 क्या होता है? E/1 माइनस म्यू स्क्वायर E1 प्लस म्यू E2 होता है, हमने अभी देखा था। सिग्मा P2 क्या होता है? E/1 माइनस म्यू स्क्वायर E2 प्लस म्यू E1 होता है। सिमिलरली E(P3) क्या हो जाएगा फिर? सिग्मा P3/E माइनस म्यू सिग्मा P1/E प्लस सिग्मा P2/E। ये भाई साहब तो ज़ीरो हैं, तो ये दो भाई साहब बचे, इनमें ये दो भाई साहब की वैल्यू डाल दो तो हो जाएगा माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू E1 प्लस E2। तो ये भाई साहब हमारे आ जाएंगे, E(P3) की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बढ़िया। तो ये है कि उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन प्लेन में सेम स्ट्रेन होगा सिमिलर टू टाउ एक्स प्लेन में सेम सिग्मा होता है, ठीक है। जैसे जो टाउ मैक्स प्लेन होता है ना, उसमें दोनों
में क्या होता है, सिग्मा सेम होता है टाउ मैक्स प्लेन में, ठीक है। सिमिलरली जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन प्लेन होगा, जब हम स्ट्रेन एनालिसिस उसमें करेंगे, उसमें सेम स्ट्रेन होगा दोनों प्लेन में, ठीक है। ये बात है। थ्योरी ऑफ फेलियर से आने से पहले कुछ बताते हैं यार इम्पोर्टेंट। हाँ, तो क्या है कि प्रिंसिपल स्ट्रेन हमने इधर डिस्कशन की थी, है ना, स्ट्रेन की। तो क्या होता है कि स्ट्रेन क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमारा कोई एलिमेंट है ऐसा, तो ऐसा और ऐसा, दूसरे पेन से बना देते हैं, ठीक है। ये कोई मेरे पास एलिमेंट है, ये कोई भी एंगल है 20 डिग्री मान लो। तो क्या कह रहा है कि बाकी सब में, इनमें क्या है जो है प्रिंसिपल स्ट्रेन का प्लेन है। प्रिंसिपल स्ट्रेन के प्लेन में क्या होगा, एंगल जो है इनिशियली 90 डिग्री है, बाद में भी 90 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। एंगल जो है इनके अंदर मेंटेन रहेगा, ठीक है, 90 डिग्री ही रहेगा जो है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो है इंक्रीज है स्ट्रेन का, वो मैक्सिमम होगा। जो ये होगा वो मैक्सिमम होगा, ये इंक्रीज इन स्ट्रेन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। इंक्रीज इन स्ट्रेन मैक्सिमम होगा, लेकिन जो एंगल है वो सेम ही रहेगा। तो एंगल सेम रहेगा, ठीक है। और जैसे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन में क्या होता है, टाउ मैक्स 0 हो जाता है। सिमिलरली मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन प्लेन में क्या होगा, गामा एक्स वाई जो है वो 0 हो जाएगा उसकी वैल्यू, ठीक है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, सबसे ज़्यादा एंगल चेंज इस प्लेन का होगा, ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन जो होता है, ठीक है। और क्या, सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेन पर ही क्या होता है, एंगल चेंज नहीं होता। बाकियों पे जो एंगल चेंज अगर आपको पूछे ना, वो होता है थीटा, जो एंगल चेंज होता है π/2 माइनस गामा एक्स वाई। ये अगर आपको कोई भी प्रिंसिपल स्ट्रेन से अलावा किसी एंगल पे चेंज पूछे तो वो ये चेंज होता है, ठीक है, थीटा π/2 माइनस 5x/, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है थ्योरीज ऑफ फेलियर्स आती हैं, ठीक है। थ्योरीज ऑफ फेलियर्स में हमारे पास सबसे पहले आती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी आती है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को हम लोग रैंकाइंस थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है लाइक सिग्मा 1, वो शुड बी लेस देन इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, डिज़ाइन वाला पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो होते हैं ये आपको याद रखना, जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होती है ना, यही ब्रिटल मटेरियल के लिए होती है। बाकी जो थ्योरी है ना, वो बहुत सारी थ्योरी डक्टाइल के लिए है, पर जो ब्रिटल के लिए मोस्ट यूजफुल है वो ये है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, ठीक है। और इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है रेक्टेंगुलर होती है, ठीक है। और उसके बाद आता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी आती है, ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी को क्या बोलते हैं, सेंट वेनेंट्स थ्योरी भी बोलते हैं। और ये क्या होती है, डक्टाइल के लिए बेटर होती है, ठीक है। डक्टाइल के लिए ये बेटर होती है। तो इसमें क्या बोलते हैं, जो स्ट्रेन होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेन होता है लाइक E1 है, वो होता है सिग्मा y/e, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कम होता है इन केस ऑफ द यूनी एक्शियल लोडिंग। बट अगर ट्राई एक्शियल लोडिंग है तो जो स्ट्रेन होता है सिग्मा 1/e माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस म्यू बाई सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, ये शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, सिग्मा y अपॉन ई। ये एफ लिखा है तो यहाँ पे आना चाहिए सिग्मा y/e, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। और इसकी जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है रोम्बस होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ मैक्स होता है। टाउ मैक्स क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, ये शुड भी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा y/2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी के। और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बात नोट ये करने की है कि ये भी सैंड वेनेंट्स थ्योरी डक्टाइल के लिए बेटर है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, गेस्ट एंड ट्रेस का थ्योरी इसको बोलते हैं। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, गेस्ट एंड ट्रेस का बोलते हैं। ये इसकी शेप होती है हेक्सागन होती है, और ये भी डक्टाइल के लिए होती है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। ये बात आपको ध्यान में रखने की है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी आ जाती है। ये भाई साहब भी जो है स्ट्रेन एनर्जी वाले भाई साहब भी हैं, ये भी डक्टाइल के लिए बेटर हैं, ठीक है। इसको हैक्स थ्योरी भी बोलते हैं, बेल्ट्राम्स थ्योरी भी बोलते हैं, बेल्ट्रामी जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो भी बोलते हैं, ठीक है। और जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी होती है 3D डायरेक्शन की बात करें तो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 अपॉन 2e। ये डिज़ाइन के लिए क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए सिग्मा y अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर
अपॉन 1/2e। इन भाई साहब से कम होने चाहिए। और इन भाई साहब की जो शेप होती है ग्राफिकली वो होती है एलिप्स होती है, ठीक है। उसके बाद भाई साहब जो लास्ट भाई साहब आते ये आते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी वाले भाई साहब आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी वाले भाई साहब आ जाते हैं, ठीक है। शेयर स्ट्रेन एनर्जी, शेयर स्ट्रेन एनर्जी वाले भाई साहब को हम लोग, और जो शेयर स्ट्रेन एनर्जी भाई साहब का नाम है वो है डिस्टॉर्शन एनर्जी नाम भी है, या वन मिसेस हैंकी नाम भी है, ठीक है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन थ्योरी वाले भाई साहब का नाम ये दो हैं उनके नाम। और जो ये भाई साहब को हम लोग बात करें तो ये होता है 1/12g सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 स्क्वायर 1/12g, ठीक है, लेस देन 1/6g सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर। और इन भाई साहब की भी शेप तो इलिप्स ही होती है, ठीक है। पर ये वाले भाई साहब जो हैं ये हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग पे नहीं लगा सकते। और चीज़ हमें ध्यान देनी है कि ऑल द थ्योरी गिव सेम रिजल्ट इफ़ लोडिंग इज यूनिएक्सियल, ठीक है। अगर हमारे पास होगी यूनिएक्सियल लोडिंग होगी तो जो ये सारी थ्योरीज है जिनकी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये सारे भाई साहब क्या हमें सेम रिजल्ट देंगे, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। आई बात समझ में या नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? तो मैंने आप लोग को होमवर्क क्या दिया था? होमवर्क ये दिया था मैंने कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम वाला जो चैप्टर है वो आप लोगों को क्या करना है, रिवाइज करना है। बट आई एम नॉट श्योर अगर आप भाई साहबों ने या बहनों ने वो चैप्टर रिवाइज करा है या वो चैप्टर रिवाइज नहीं करा है। और क्योंकि वो चैप्टर वो एक आपको सिर्फ न्यूमेरिकल उसका लगाना है वो रिवाइज करने के लिए, तो मैं तो वो उस चैप्टर की रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये स्ट्रेस स्ट्रेन की इसलिए रिवीजन करा दी क्योंकि ये भाई साहब जो हैं थोड़े से दिक्कत देते हैं हमें, है ना। इन भाई साहब से हमें दिक्कत मिलती है, इसलिए थोड़ी सी कॉम्पेंसेट करने के लिए मैंने ये दो भाई साहब करा दिए आप लोगों को, ठीक है। सॉरी। तो यार उसके बाद क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स आता है अपने पास, है ना। फिर हमारा आता है प्रेशर वेसल्स आता है, ठीक है। आई थिंक आज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के जो इम्पोर्टेंट बातें हैं और प्रेशर वेसल्स की इम्पोर्टेंट बातें हैं उतनी ही हम बातें कर सकते हैं आज, है ना। फिर उसके बाद बची हुई बातें अगली वीडियो में कर लेंगे। तो डिफ्लेक्शन का मैंने यार बनाया नहीं था, मैंने कहा यार क्या बनाना है वो। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स की बात करते हैं, ठीक है। आप भाई साहबों को मालूम होना चाहिए कि मेथड जो हमारे पास होता है डबल इंटीग्रेशन मेथड होता है ना। डबल इंटीग्रेशन मेथड्स में क्या होता है कि ei d²y/dx² इज इक्वल टू मूवमेंट की इक्वेशन लिखनी है और दोबारा इंटीग्रेशन करके dy/dx आएगा। उसके बाद एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास भाई साहब y आ जाएंगे। और इससे ये भी है कि ei d3y/dx³ वो हो जाएगा, शेयर फोर्स आ जाएगा। और ये भाई साहब की एक बार और करेंगे ei d4y/dx4 तो भाई साहब हमारे लोडिंग वाले भाई साहब आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डबल इंटीग्रेशन से मैकॉले मेथड्स भी है, वो आपको आना चाहिए मैकॉले मेथड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद होता है कास्टिग्लियानो मेथड या स्ट्रेन एनर्जी मेथड बोलते हैं जिसको, कास्टिग्लियानो मेथड या फिर स्ट्रेन एनर्जी मेथड होता है, ठीक है। ये वाले भाई साहब क्या बोलते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होती है वो होती है स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लोड। और अगर जो थीटा है वो होता है du/dm। ये कास्टिग्लियानो थ्योरम बोलता है या स्ट्रेन एनर्जी मेथड ये बोलता है, ठीक है। थर्ड वाले भाई साहब हैं, आई थिंक एक सेकंड पेंसिल क्यों नहीं चल रही है, हाँ अब चलेगी, हाँ चलिए। थर्ड वाले भाई साहब हैं वो है मूवमेंट एरिया वाले भाई साहब हैं। मूवमेंट एरिया मेथड क्या बोलता है, मूवमेंट एरिया वाले भाई साहब बोलते हैं कि
change of the slope between two is equal to area of m by ei डायग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ m by e डायग्राम, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं ये होता है चेंज ऑफ स्लोप ऑफ बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ m by ei डायग्राम। और उसके बाद बोलते हैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए। इसका मतलब आप लोगों को भूल जाएगा, तो इसलिए ये होता है कि डिफ्लेक्शन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ m by ei डायग्राम बिटवीन a एंड b अबाउट b, ठीक है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने पूरी लिखी है, ठीक है। डेल डिफ्लेक्शन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एंड a शुड बी इक्वल टू मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ m by ei डायग्राम बिटवीन a एंड b विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। उसका कॉन्जुगेट b मेथड होता है भाई साहब, कॉन्जुगेट बीम मेथड होता है स्लोप ऑफ रियल बीम जो होता है वो क्या हो जाएगी, शेयर फोर्स ऑफ कॉन्जुगेट बीम हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली डिफ्लेक्शन ऑफ रियल बीम जो हो जाएगी शुड बी इक्वल टू द बेंडिंग मोमेंट ऑफ कॉन्जुगेट बीम, ठीक है। और सिमिलरली m by ei डायग्राम ऑफ रियल बीम ये क्या बन जाता है, लोडिंग ऑफ कॉन्जुगेट बीम। उसका जो कई कंडीशन होते हैं कॉन्जुगेट बीम के, आई थिंक वो आपको पता होंगी तो वो मैं नहीं बता रहा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थोड़े से चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, कि जैसे ये मेरे पास कैंटिलीवर बीम है, इसका मूवमेंट है, इसकी जो स्लोप क्या होगा, इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, स्लोप हो जाएगा अगर ये l है ml by ei ml स्क्वायर बाय 2ei, ठीक है। अगर यहाँ पे ये है ये ना लग के अगर यहाँ पे आ रहा है, ऐसे आ रहा है w लोड आ रहा है, तो जो हो जाएगा w l स्क्वायर बाय 2ei हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा w l क्यूब बाय 3ei हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे होके ये ना होके ये यूडीएल है, तो यूडीएल वाले भाई सामने हो जाएगा w l क्यूब बाय 6ei थीटा WL4 बाय 8ei डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये भी ना होके यहाँ पे UVL है, UVL वाले भाई साहब ऐसे होते हैं, UVL वाले भाई साहब हैं ऐसे, तो जो स्लोप हो जाएगी WL3 बाय 24ei WL4 बाय 30ei, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ पे स्लोप है, इस पॉइंट पे अगर ये ए बी है तो ये है स्लोप बी पे है विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम्स में ये ऐसा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास कई बार भाई क्वेश्चन क्या आ जाता है, ये मतलब बहुत से PSUs का फेवरेट है ये, तो ये कोई भाई साहब रटते नहीं है, तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये है कि हमें इसका मालूम है ना, तो इसमें से अगर मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया क्या, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, तो बेसिकली इसकी क्या जो स्लोप आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, WL क्यूब बाय 6ei माइनस WL क्यूब बाय 24ei, जो डिफ्लेक्शन आ जाएगी WL4 बाय 8ei माइनस WL4 बाय 30ei। ठीक है। उसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम्स आ जाते हैं थोड़े से, लाइक ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है ऐसा, ठीक है।
W यहाँ पे लग रहा है A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, डिफ्लेक्शन मैक्स फाइंड करेंगे हम लोग, और स्लोप ऑफ A और स्लोप ऑफ B अगर बराबर होंगी तो क्या होंगी, जैसे इस केस में है WL²/16 EI, ठीक है, और डिफ्लेक्शन मैक्स है WL³/48 EI, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ना हो के UDL होता तो ये मोस्ट कॉमन है 5/384 WL4/EI, और यहाँ पे हो जाएगा WL³/24 EI, ठीक है। तो ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको कि WL²/16 EI, WL³/24 EI, WL³/48 EI, 5/384 WL4/EI। सिमिलरली अगर मेरे पास फिक्स बीम हो जाए ऐसी, और उस पर ये W लग रहा है, तो उसमें जो स्लोप और A और B पे तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी 1/4 ऑफ थीटा मैक्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो 1/4 होके वो क्या बन गया, WL³/192 EI। सिमिलरली फिक्स बीम है, अगर उस पर ऐसा UDL है तो ये 0 ही रहेगा, ये बन जाएगी 1/5 ऑफ थीटा मैक्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, जो कि 1/384 ऑफ WL4/EI, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना, ये हम लोग मेथड ऑफ सुपरपोजिशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्शियल लोड है अगर, ठीक है, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ PX² dx/2AE, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ये है एक्शियल लोड, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट अगर बात करें तो होते हैं इंटीग्रेशन ऑफ MX² dx/2EI, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्क वो होती है TX² dx/2GJ, ठीक है। हाँ, ये बात समझ में ये होता है। उसके बाद भाई साहब हमारे पास आ जाता है प्रेशर वेसल्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों का आएगा भाई साहब बेंडिंग स्ट्रेसेस आएगी, फिर आएंगे हमारे पास भाई साहब शियर स्ट्रेस आएंगे, फिर आएंगे हमारे पास टॉर्शन और शाफ्ट आएगा, ठीक है भाई साहब। टॉर्शन और शाफ्ट के बाद हमारे पास आएगा शियर सेंटर, फिर आएगा हमारे पास कॉलम्स, फाइनली आएगा हमारे पास स्प्रिंग्स। वो सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, अगर मैं लिख के लेके आया तो 20-30 मिनट में प्रेशर वेसल के बाद वाले सारे टॉपिक पूरे हो जाएंगे। बट अगर मैं लिख के नहीं लाया तो 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो प्रेशर वेसल पूरा करते हैं। प्रेशर वेसल बेसिकली 2 तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है थिन शेल्स। थिन कौन से होते हैं, जिनकी थिकनेस होती है वो होती है कम होती है, D/10 to D/15 से कम होती है, ठीक है। और थिन के लिए हम लोग अज्यूम क्या करके रखते हैं, ये अज्यूम किया होता है कि जो थिन शेल्स होते हैं कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं वो होते हैं इधर टेंसाइल और कंप्रेसिव, बट ये क्या होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द वॉल, ठीक है। जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो इधर टेंसाइल होंगे या इधर कंप्रेसिव होंगे एंड आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द वॉल, ये होते हैं थिन शेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं थिक शेल्स आते हैं। थिक शेल्स, इसकी थिकनेस क्या होती है D/10 से D/15 से बड़ी, ठीक है। ये होते हैं थिक शेल्स होते हैं। उसके बाद आते हैं हम अगली बात पे आते हैं। अगली बात ये है कि नेचर ऑफ स्ट्रेस
इन थिन cylindrical spherical shell subjected to internal pressure। देखो एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले करते हैं थिन सिलेंडर के, ठीक है। थिन सिलेंडर देखो, अगर ऐसा कोई सिलेंडर है हमारे पास, ऐसा, ठीक है, गंदी है डायग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे जो ऐसा लगेगा ये क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वाला स्ट्रेस हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया हुप स्ट्रेस हो गया ये, ठीक है। तो इस पे क्या हो रहा है हुप स्ट्रेस आ रहा है, या इसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस। क्या है ये, टेंसाइल है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या एक्शियल स्ट्रेस, ये भी क्या है, टेंशियल स्ट्रेस है। और एक और होता है, वो होता है रेडियल स्ट्रेस होता है, बट वो रेडियल स्ट्रेस क्या हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इंटरनल स्ट्रेस इन थिन सिलेंडर इज लो, ठीक है। इंटरनल प्रेशर जो होता है वो थिन सिलेंडर में लो होता है, सो द रेडियल स्ट्रेस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द एक्शियल एंड लूप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस। और रेडियल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, वेरीज फ्रॉम अ वैल्यू एट द इनर सरफेस इक्वल टू पी टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द आउटसाइड सरफेस, ठीक है। इनसाइड क्या कह रहा है, पी होता है, पी आउटसाइड होता है, पी एटीएम होता है जो रेडियल, बट ये बहुत छोटा होता है तो नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है ये होता है पी डी बाय 40, हुप स्ट्रेस होता है पी डी बाय 2t। देखो हुप स्ट्रेस को हम लोग क्यों लेते हैं, हुप स्ट्रेस को हम लोग लेते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस लेते हैं, क्यों यार, देखो ये 0.5 पी डी बाय टी है, ये 0.2 पी डी बाय टी है, ये आपको याद रखने का तरीका है कि ये बड़ा है तो इसलिए ये अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, ठीक है। उसके बाद चलो इधर ही देख लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ये ना फॉर्मूले मैंने रटे नहीं है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल बाय ई माइनस म्यू सिग्मा हुप बाय ई, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। इसमें कई लोगों ने ना डायरेक्ट फार्मूले रटे होते हैं, बट फार्मूला मेरे अकॉर्डिंग जो रटना है ना यही रटो, पी डी बाय 2t होता है हुप होता है, पी डी बाय 4t होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, तो इससे लॉन्गिट्यूडनल आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद आ जाएगा हुप स्ट्रेन, अगर निकालना है सिग्मा एच बाय ई माइनस म्यू सिग्मा एल बाय ई, तो ये हो जाएगा हुप वाला हो जाएगा, ठीक है, हुप स्ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो होता है ई लॉन्गिट्यूडनल प्लस 2 टाइम्स ई हुप, ठीक है। ये आप फॉर्मूला रट सकते हैं क्योंकि जो पूछ लेता है सवाल डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल का पूछ लेता है, तो ये होता है पी डी बाय 4t ई 5 माइनस 4 म्यू, ठीक है, पी डी बाय 4t ई 5 माइनस 4 म्यू, बट ये होता है ई लॉन्गिट्यूडनल प्लस 2 टाइम्स ई हुप होता है, ठीक है। देखो अब इसके बाद क्या है, अगर इसके बाद अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा प्लस पी बाय के, ठीक है। बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, प्रेशर बल्क मॉडुलस, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है कि मैक्सिमम shear stress in the plane of the element on sigma h sigma l is tau max जो होता है वो होता है sigma h माइनस sigma l बाय 2 पी डी बाय 2t माइनस पी डी बाय 4t डिवाइडेड बाय 2 2 पी डी बाय 8t, ठीक है। ये होता है टाउ मैक्स। अगर हमें क्वेश्चन में पूछ ले एब्सोल्यूट मैक्सिमम shear stress
वो कितना होता है, तो बेसिकली होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। तो इधर सिग्मा 1 PD/2T ले लेते हैं ताकि PD/40 हो जाए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है हमारा, ठीक है, PD/40 हो जाएगा। ये होता है टाउ मैक्स इन दी प्लेन, ये होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एनालिसिस ऑफ थिन स्फीयर, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ ये है कि हमें कई बार पूछ लेते हैं मिनिमम थिकनेस ऑफ ए सिलेंडर रिक्वायर्ड, तो वो टी मिनिमम जो होता है वो होता है PD/2 सिग्मा से ज़्यादा, ठीक है। हुप स्ट्रेस से बेसिकली, क्योंकि वो एब्सोल्यूट अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेते हैं, इसीलिए मिनिमम थिकनेस ये होती है। एनालिसिस ऑफ थिन स्फीयर, तो वो क्या होता है, इसमें हुप स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बराबर होते हैं PD/40। हुप और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर होते हैं, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है 3 टाइम्स होता है, तो निकाल सकते हैं हम लोग। देखो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं अब जो आपको याद रखनी है, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि द थिकनेस रेशियो फॉर सिलेंड्रिकल शेल एंड स्फीयर फॉर सेम स्ट्रेन तो वो होता है 2-μ/1-μ, ठीक है। थिकनेस रेशियो फॉर सिलेंड्रिकल शेल एंड स्फीयर फॉर सेम स्ट्रेन इन बोथ साइड्स, वो होता है 2-μ/1-μ, ठीक है। उसके बाद होता है थिकनेस रेशियो फॉर सिलेंड्रिकल शेल एंड स्फीयर फॉर सेम मैक्सिमम स्ट्रेस इन बोथ साइड, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेन के लिए होता है TC/TS और होता है TC/TS फॉर सेम मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन बोथ साइड, वो होता है 2 होता है, ठीक है। 2 फॉर सेम मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद यार होता है एनालिसिस ऑफ थिक सिलेंडर्स होता है, वो बेसिकली लेम थ्योरम से होता है, ठीक है। लेम थ्योरम जो है हमारे अभी तक कोई सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई सिलेबस में लेम थ्योरम इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए वो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ थिक सिलेंडर की एनालिसिस। तो यही था यार आज की वीडियो में, हम लोगों ने इतना देखा। अब बचे हुए टॉपिक रिमेनिंग वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।